रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अरशद इकबाल और मैं हूँ सलीमा रजा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा हफ्तावार प्रोग्राम आई वे। ये है रोशनी का कारवां। भैया हम तो एक शेर सुनाएंगे आपको। अरे वाह, इरशाद इरशाद। यही एक वहम है, यही एक वहम है, कुछ और जो जीने की हसरत है। क्या बात है। कहीं पर है कोई ऐसा जिसे मेरी जरूरत है। अरे वाह 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 वाह, मेरे ख्याल से ये जो शेर है ये शहरयार का है। क्या और बात है भाई। देख लीजिए ऐसा ही है। आपने वाकई सच कहा अर्शद कि दुनिया में हर किसी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। और देखिए शायद यही वजह है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया जैसा कि आपने। हम आपसे अपने सुनने वालों से करते हैं। बिल्कुल सही फरमाती हैं। नागराज मुंबई की एक पेट्रोलियम कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में मिडिल मैनेजमेंट के ओहदे पर फाइज हैं, यानी कि वहां पे काम करते हैं। हाँ, और इनकी बचपन की जिंदगी, इनकी एजुकेशन, तालीम और कामयाब प्रोफेशनल जिंदगी पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम हमारे साथ हैं। तो लीजिए सुनिए। नमस्कार नागराज, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुरू में आप हमारे सुनने वालों को अपने बचपन के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ, तो वो एक बड़ा झटका था पूरे परिवार में। झटका इतना गहरा था कि मेरे पिताजी कम से कम 3 महीने तक पलंग से नहीं उठे थे। बहुत इमोशनली शॉक थे और सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या करेगा ये अभी ज़िंदगी में। तो मेरे नानी और दादी ने ये सोचे कि चलो इसको आप लोग हमारा पास छोड़ो। तो 6 महीने में दादी माँ के पास रहता था और 6 महीने नानी माँ के पास रहता था। बचपन में मैं बहुत नटखट था। बहुत नटखट बोला तो घर में कोई ना कोई हर दिन कंप्लेंट आते ही थे। इसने दोस्तों के साथ इस खेत में जाके गन्ने ले आया, दूसरे खेत में जाके मूंगफली ले आया। तो मैं पूरा गांव अकेला घूमता था उस बचपन में भी। और जब दादी माँ मुझे खेत पे कभी कभी गोद पर ले जाती थी, मैं बोलता था कि दादी माँ ये नदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बह रहा है, मुझे थोड़ा यहाँ नहाना है या मुझे पानी में उतरना है। जब नारियल पेड़ आते थे तो मैं बोलता था दादी माँ देखो नारियल पेड़ आ गया, इसमें शायद बहुत सारे नारियल होंगे। तो नानी जी और दादी माँ ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ है, ये अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। खास करके पिताजी बहुत ही चिंतित थे मुझे घर से पढ़ाई के लिए भेजने के लिए भी। उनका ये सोच था कि इसका पूरा पालन पोषण जो भी है जब तक ये जिंदा है हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन दादी माँ ने और नानी जी ने कहा किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, इसको आप हॉस्टल में भेज ही दो ताकि उसके थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी भी हो जाए। फिर बेंगलोर में एक स्कूल था, डिवाइन लाइट स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो अब नहीं है, जो अभी वो एक ट्रस्ट बन चुका है। वहाँ मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। ब्रेल नोट्स हम लोग खुद लिखते थे, तभी टेक्नोलॉजी की बहुत कमियाँ थी। कोई क्लास में एक ब्रेल नोट्स या ब्रेल किताबें पढ़ता था, हम बाकी सब लोग सुनते थे। उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन शुरू हुई। मैंने 9वीं और मेरी 10वीं कक्षा स्टेसी मेमोरियल हाई स्कूल से की। उसमें एक मुझे अच्छा लगा कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मैं दोस्तों के साथ स्कूल तक चलते जाता था, बाकी साइटेड लड़कों के साथ। तो बचपन में मेरा एक सपना था जो मेरा लक्ष्य बन गया। मेरा ये सपना था कि मुझे कभी ना कभी मैनेजमेंट में मास्टर्स करना ही है। मेरी 11वीं और 12वीं सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई। मेरा ये भी सपना था कि बॉम्बे में आके मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज से डिग्री प्राप्त करनी है। इंडीड, सेंट जेवियर्स इज़ अ ग्रेट कॉलेज। पर इसके बाद आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया और उस ज़माने में ये तो बहुत कम सुना जाता था कि दृष्टिहीन व्यक्ति MBA कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मैंने पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मास्टर्स प्राप्त की। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू पैनल बोर्ड के सामने जाके खड़ा हो गया, वो लोग चौंक गए। मुझे बहुत सारे व्यक्तिगत प्रश्न पूछे। उन्होंने ये भी कहा शायद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? अब दूसरा किसी का एडमिशन सीट नुकसान करा दोगे। कम से कम 1 घंटे तक मेरी इंटरव्यू हुई। आखिर में मैंने इतना ही कहा उनको, एक संस्था का काम है स्किल्स देना, हमें अच्छी तरह पढ़ाना,
और मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नौकरी हासिल करना। कोई किताबें ब्रेल में थी नहीं, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, लेकिन अच्छे दोस्त मिलने के लिए भी एक मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, ज़िंदगी में गिव एंड टेक या लेन देन की एक इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं लेक्चर में ब्रेल नोट्स लिखता था, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो हम लोग मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। जाहिर है कि MBA की डिग्री के बाद आपका अगला चैलेंज नौकरी के तलाश, इसको आपने कैसे फेस किया? जनवरी 23 मुझे अभी भी याद है, 6 बजे BPCL जहां मैं अभी काम कर रहा हूं और कैडबरीज इंडिया लिमिटेड, ये दोनों का मुझे ऑफर आया था, लेकिन मैंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसलिए चुना, मैं उनके साथ समर प्रोजेक्ट कर चुका था, तो लोगों को पता था चलो एक नेत्रहीन व्यक्ति भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो नागराज, एक गाना सुनने का वक्त हो गया है, तो चलते हैं गाना सुनते हैं। मैंने जिसको चाहा मिल गया, चैन जब से आया दिल गया, देख के तुम्हारी ये अदा, जाने मन हुआ मैं तो फिदा। बेखबर तुझे ना ये पता, मेरे इश्क का है ये नशा, मैंने जिसको चाहा मिल गया। मैं नरेश यादव, मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूँ। लोगों की एक अपनी सोच है, साथ काम करने से, एक बाथरूम का प्रयोग करने से, एक घर में रहने से, बच्चे को चूमने से, इन किसी भी तरीक़ों से HIV का फैलाव नहीं होता है। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। जब आपने BPCL या भारत पेट्रोलियम ज्वाइन किया, तो अपने सीनियर्स और अपने कोलीग्स में अपने प्रति कॉन्फिडेंस, विश्वास आपने कैसे पैदा किया? मैं मेरा सारा काम खुद करता था। कंप्यूटर में तभी मेरे पास स्क्रीन रीडर तो नहीं थे, गलतियां तो होती थी, फिर भी मैं खुद ड्राफ्ट बनाता था, दोस्तों से उसको करेक्ट करके मैं प्रिंट आउट लेता था। इसमें एक ज़रूरी है जॉर्ज, हम अपने में अगर कॉन्फिडेंस है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ज़रूर सामने वाले का भी एटीट्यूड अगर नेगेटिव हो तो भी कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव हो जाता है। मेरा प्रोफेशनल सफ़र BPCL में बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे अभी तक 2 प्रमोशंस मिल चुके हैं। 1998 में BPCL ने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया था और वो पुरस्कार हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से मिला था। उसके बाद PD कम्बाटा अवार्ड भी मिला है और लायंस क्लब इंटरनेशनल न्यू मुंबई दृष्टि गौरव पुरस्कार वो भी मैंने हासिल की है। अब चलते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की ओर। नागराज, हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि आपके विशेष इंटरेस्ट, हॉबीज क्या है? बचपन में मेरा गार्डनिंग का बहुत शौक था। धीरे धीरे से डिबेटिंग, एलिक्यूशंस, लाइब्रेरी का क्लब, लिटरेरी क्लब में बहुत सारा इवेंट्स में मैं भाग लेता था, जिससे मैंने बढ़ते गया। थोड़ा सा संगीत में शौक था। मैं कोई संगीत सीखा नहीं, लेकिन सुनता ज़रूर बहुत हूँ। ट्रैकिंग का बहुत शौक है। मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके हम लोग ऐसे जगह जाते हैं कि वहाँ कोई कम्युनिकेशंस नहीं होती है। हम लोग कभी कभी जंगल में चले जाते हैं, कभी हिमालय पे चले जाते हैं। फिलहाल हम, मैं और मेरे फ्रेंड्स गंगोत्री और गोमुख तक हुआ है। चलते चलते नागराज, ये एक आखिरी सवाल। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा है और अनुभव किया है, तो आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिससे वो सफलता प्राप्त करें। खुद में विश्वास होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए, ज़िंदगी में कोई ना कोई एक लक्ष्य रखिए, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी बिना लक्ष्य ज़िंदगी अधूरा रह जाता है। आँख
आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। दोस्तों, अब जिस शख्सियत का जिक्र हम करने जा रहे हैं उनका नाम है कैरोलाइन केसी। आयरलैंड की रहने वाली कैरोलाइन दृष्टिहीन है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रह चुकी हैं। कैरोलाइन का मानना है कि दृष्टिहीन लोगों के बारे में समाज को और ज्यादा जानने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, सच तो ये है कि दृष्टिहीन लोग और जिनके पास नजर है उनमें वाकई कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो औरों की तरह पढ़ते हैं, प्यार करते हैं, छुट्टियों का मजा लेते हैं, मस्ती करते हैं, वगैरह वगैरह। सलीम भाई, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने अपने हर प्रोग्राम के दौरान यही बात बताने की कोशिश की है और सच भी यही है कि एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। ये महज कुदरत का एक इंतजाम हो सकता है कि किसी को कुदरत ने आंखों के नूर से नवाजा है, किसी को नहीं नवाजा है। क्या बात है। कैरोलाइन केसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले। कैरोलाइन केसी एक ऐसी महत्वाकांक्षी महिला जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि दृष्टिहीन लोग भी किसी से कम नहीं। आयरलैंड की सबसे प्रतिष्ठित महिला 33 वर्षीय कैरोलाइन केसी एलिंग फाउंडेशन की संस्थापक हैं। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद कैरोलाइन ने उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिन्हें पाने का सपना शायद एक आम इंसान देख भी ना पाए। असमर्थ लोगों की काबिलियत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने जनवरी 2001 से मई 2001 के बीच हाथी पर करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय किया था। अपने इस सफर में उन्होंने आयरलैंड के नेत्रहीन लोगों और एशियन हाथियों की सुरक्षा के लिए हजारों डॉलर की राशि जुटाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे कई और रोमांचकारी अभियानों के जरिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए बड़ी रकम जुटाई है। अपने इन महान कार्यों के लिए कैरोलाइन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो कैरोलाइन ही थी जिन्होंने आयरलैंड में पहली बार 2 एबिलिटी अवार्ड्स की शुरुआत भी की। आज भी कैरोलाइन ऐसे ही महान कार्यों में जुटी हुई हैं और चाहती हैं कि हर नेत्रहीन जीवन में आगे बढ़ें और अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएं। मैं टॉम ऑल्टर बोल रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ये देखा है कि कामयाबी का असली मतलब है मुश्किलों का सामना करना। ये दास्तानें सुनकर और सुनाकर मैंने आज कामयाबियों को एक नए अरूज पर देखा। ये है रोशनी का कारवां। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। HIV एड्स से बचने के लिए हमेशा HIV टेस्टेड ब्लड का प्रयोग करें, नई सिरिंजेस का उपयोग करें और सदैव कंडोम का प्रयोग यौन संबंध के दौरान में बनाएं।
HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि भारत में दृष्टिहीनता की सबसे बड़ी वजह जो है वो है कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया, जो कि एक आम बीमारी है। जी हाँ, बिल्कुल अरशद, आपने सही कहा। सफ़ेद मोतिया का इलाज बहुत आसानी से मुमकिन है, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से लोग कैटरैक्ट के साथ ही जीते रहते हैं। सही। आखिर कैटरैक्ट होने की वजह क्या है और किस तरह से आंखों की हिफाजत की जाए, इस संजीदा मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल तारा। डॉक्टर तारा दिल्ली में एक आई हॉस्पिटल भी चलाते हैं। डॉक्टर अनिल तारा से तफसील से गुफ्तगू करेंगे हमारे साथी नरेश कुमार। स्वागत है डॉक्टर तारा आपका आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया होता क्या है। हमारी आंख बहुत कुछ कैमरा की तरह काम करती है। जिस तरह कैमरा में एक लेंस होता है जो कि कैमरा की रील पे बाहर की आती हुई रोशनी को फोकस करता है, उसी तरह हमारी आंख के अंदर का लेंस जो बाहर से रोशनी आती है उसको हमारी जो आंख के अंदर पर्दा होता है रेटिना, उस पर फोकस करता है। ये लेंस पारदर्शी होता है ताकि जितनी बाहर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आए उसको पर्दे पे फोकस कर पाए। पर कुछ परिस्थितियों में ये लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। इसमें कुछ सफ़ेद धब्बे से हो जाते हैं जिसकी वजह से रोशनी अंदर नहीं जा पाती। इसको हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। तो क्या वजहें हैं कैटरैक्ट की और क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? सफ़ेद मोतिया का सबसे बड़ा कारण 90 से ज़्यादा प्रतिशत केसेस में होता है वो उम्र का बढ़ना है, और उम्र के बढ़ने से ये लेंस हमारी आंख का अंदर का धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। इसके अलावा जो कारण हैं वो, अगर आपके जिस्म में कोई सिस्टमिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो तो ये मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, या किसी तरह की चोट हो, चाहे वो किसी पत्थर से हो या कोई इलेक्ट्रिक करंट से हो या कोई थर्मल करंट से हो, उससे मोतियाबिंद हो सकता है। कुछ आँख की डिजीज़ेज जैसे आयरोडोसाइक्लाइटिस वगैरह में भी मोतियाबिंद जल्दी बनता है। कुछ केसेस में ये मोतियाबिंद पैदाइश के साथ भी पाया जाता है, पर मुख्यतः इसका कारण उम्र का बढ़ाव है। मोतियाबिंद के मुख्य लक्षण धीरे धीरे आँख की रोशनी का कम होना, धूप में देखने में परेशानी होना, कभी कभी एक की जगह 2-2, 3-3 चीजें दिखना, बार बार नंबर का बदलना। तो डॉक्टर तारा, कब चले जाना चाहिए एक इंसान को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आँख के डॉक्टर के पास? ज़्यादातर ये मोतियाबिंद 40 से 50 साल की उम्र के बाद होता है, और बेहतर ये रहेगा कोई भी आदमी जब इस उम्र के आसपास पहुंचता है तो उसको अपनी आँख का एक रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ मोतियाबिंद बल्कि कैटरैक्ट, बल्कि काला मोतिया जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, या डायबिटीज़, उसके कुछ चेंजेस ये जो हैं इसी पीरियड में होने शुरू होते हैं, और यही वो पीरियड है जब आप ज़्यादातर आदमियों को नज़दीक के लिए चश्मे की भी ज़रूरत होती है, या तो कोई जैसे हमने कुछ लक्षण बताए वो मिले। डॉक्टर तारा, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए। रफ्ता रफ्ता देखो देखो क्या हो गया, रफ्ता 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 देखो देखो क्या हो गया, रफ्ता देखो रफ्ता 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 देखो देखो क्या हो गया, रफ्ता 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 देखो देखो क्या हो गया, रफ्ता देखो रफ्ता। रफ्ता रफ्ता जो था बेगाना तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता मेरा अफसाना तेरा हुआ, दिल खुदास तेरे इश्क से आशिना। रफ्ता रफ्ता जो था बेगाना तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता मेरा अफसाना तेरा हुआ, दिल खुदास तेरे इश्क से आशिना। रफ्ता रफ्ता जो था बेगाना तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता देखो देखो क्या हो गया, रफ्ता 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 देखो देखो क्या हो गया, रफ्ता
डॉक्टर साहब, क्या इलाज होता है इस कैटरैक्ट का? क्या कोई दवा मिलती है या ऑपरेशन ही अकेला इसका इलाज है? कैटरैक्ट का सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। कोई दवाई कैटरैक्ट को न रोक सकती है न उसको काट सकती है। पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे उसमें सिर्फ मोतियाबिंद को हटा दिया जाता था और उसके बाद आदमी जो है एक बहुत मोटा सा चश्मा, क्योंकि अंदर से लेंस निकाला है, उसको रिप्लेस करने के लिए बाहर से लगाया करता था। पर अब सब ऑपरेशन जो हैं आँख के अंदर ही लेंस लगाने से किए जाते हैं, जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कहते हैं। इसमें भी अब काफ़ी तरक्की हो गई है। पहले ये लेंस लगाने के बाद हम टाँके लगाया करते थे, पर अब जो नई पद्धति है उसको, जिसको हम फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड से लेंस को डिसॉल्व करते हैं एक बहुत सी छोटी सी ओपनिंग बना के। फिर उस छोटी सी ओपनिंग के अंदर ही हम लेंस उसी के थ्रू प्लेस कर देते हैं और इस तरह के ऑपरेशन में कोई टाँके वगैरह नहीं लगते। सबसे पहले दुनिया में सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन वो भारत में ही शुरू हुए। उसको शुरू करने वाले आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञानी सुश्रुत थे, जिनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, पर भारत में वो उनकी टेक्निक पे ही रुक के रह गए। अब बाद की तरक्कियां ज़्यादातर विदेश में हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद क्या हमारी विजन या नज़र एकदम नॉर्मल हो जाती है? अगर कोई और बीमारी ना हो पुतली में या पर्दे में, रेटिना में, तो इससे नॉर्मल विजन आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा रंगों में फ़र्क हो सकता है, रंग ऑपरेशन के बाद थोड़े गाढ़े दिखाई देते हैं, धूप में थोड़ी चमक रहती है, पर बाकी इसमें नॉर्मल विजन आ जाता है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरी है किसी भी तरह की, और दुनिया में सबसे सेफेस्ट सर्जरी मानी जाती है। इसके रिजल्ट 99% से ज़्यादा ठीक होते हैं। डॉक्टर तारा, क्या हम कैटरैक्ट को होने से रोक सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि मोतियाबिंद का मुख्य कारण उम्र का बढ़ना है, एजिंग है। जिस तरह से बाल के सफ़ेद होना या आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ होना आप नहीं रोक सकते, उसी तरह ज़्यादातर केसेस में ये नहीं रोका जा सकता। पर कुछ चीज़ें हैं जो मोतियाबिंद को जल्दी ला सकती हैं, उनको आप ज़रूर रोक सकते हैं। जैसे सिगरेट पीना, डायबिटीज़ अगर है तो उसका कंट्रोल नहीं रहना। अगर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आप काला चश्मा लगाएं तो थोड़ी बहुत आप मोतियाबिंद रोक सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका। लेकिन हमारा आखिरी सवाल, कैटरैक्ट को लेकर कौन कौन सी भ्रांतियां या गलत धारणाएं मौजूद हैं हमारे समाज में, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन्हें कैसे दूर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको एक जो थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, उसमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट को कहते हैं। काला मोतिया एक दूसरी तरह की बीमारी है जिसमें आँख के अंदर दबाव बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे आदमी को अंधा कर देती है। काला मोतिया में जो रोशनी चली जाती है वो ऑपरेशन के बाद वापस नहीं आ सकती। तो आदमी को पहले अगर कोई डॉक्टर मोतियाबिंद बताता है तो उसको श्योर होना चाहिए कि सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया ग्लूकोमा की बात कर रहा है। दूसरी बात, अब तक लोग ये समझते हैं कि सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन जब वो मोतियाबिंद पक जाए तभी होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जब भी सफ़ेद मोतियाबिंद आपकी ज़िंदगी के किसी भी अंश पे काम करने में आपको रोकता है, ये किसी भी स्टेज पे ऑपरेट किया जाता है। और जो नई पद्धति है जिसको फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसमें से जितना जल्दी किया जाए उतना बेहतर रहेगा। और इसमें रोशनी आने के करीब करीब 99% चांसेस होते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। हर बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं बोले तो आईवे, यह है रोशनी का कारवां। अच्छा दोस्तों, अब हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि आप खुद ही ये जानते हैं कि अब वक्त है आपसे सवाल पूछने का। लेकिन
उससे पहले हम आपको एपिसोड 7 में पूछे गए सवाल का सही जवाब बताएंगे। जवाब तो बाद में बताएंगे ना, पहले सवाल तो बता दें कि क्या था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले सवाल बता दें। तो हमारे एपिसोड 7 का सवाल था, कौन ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने मार्च से अप्रैल 2007 के दौरान एयरक्राफ्ट के जरिए इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग आधी दुनिया की उड़ान भरी? और इनके इस जांबाज कारनामे को मीडिया ने भी कवर किया। वो उड़ान के दौरान हिंदुस्तान के भोपाल, मुंबई और कोलकाता में भी रुके थे। और सही जवाब है माइल्स हिल्टन बाबर। और नरेश कुमार जी, जरा जल्दी से हमें एपिसोड 7 के विनर का नाम तो बता दीजिए। भाई उड़ान भी खूब लंबी और जवाब भी खूब सारे, लेकिन लकी ड्रॉ में जो सही जवाब हमने चुना इनाम के लिए वो SMS था क्षिप्रा शुक्ला, ग्राम पूरे, अंगद हरचंदपुर, रायबरेली से। क्षिप्रा जी, इनाम मुबारक हो आपको। और हम अपने श्रोताओं को यह बता दें कि इनका विमान लैस था कंप्यूटर और टॉकिंग सॉफ्टवेयर से, जिसकी मदद से सारी सूचनाएं ये खुद पढ़ते रहे और जहाज उड़ा ले गए। बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। तैयार हो जाइए एपिसोड 13 में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारा सवाल है, वो पहले दृष्टिहीन व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? Who was the first blind person to climb Mount Everest? Your options are A. Louis Braille, B. Sherpa Tenzing, C. Eric Weinmeier and D. Rakesh Sharma. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल ID भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। आज के लिए इतना काफी है, इतना डोज आप हजम कीजिए, फिर अगली बार एक नई रोशनी के साथ हम मुलाकात करेंगे इसी प्रोग्राम में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का